हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमंत कुमार पांडे और काफ़ी दिनों से मैं इस चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो फिर फाइनली आज टाइम मिला है और इस वीडियो पे मैं आज एक वीडियो लेकर आया हूँ। और आज का वीडियो एक बहुत ही फेमस टीचर के ऊपर है, जो दिल्ली के टीचर हैं और सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कराते हैं। तो मैं वैसे उनका काफ़ी वीडियो तो वायरल वीडियो देख चुका था। मोटा-मोटी आइडिया लग ही चुका था कि हाँ, वो कौन है, क्या सोचते हैं, अपने कल्चर और इथॉस के बारे में क्या सोचते हैं। फिर एक दिन यूट्यूब पे ऐसे ही देखते-देखते एक उनका वीडियो मिला और वो कुछ लोगों को डिबेटिंग के बारे में बता रहे थे और उस दिन का जो टॉपिक था जिसके ऊपर वो डिस्कस कर रहे थे, वो था इंडियन मैरिज सिस्टम या फिर मेनली जो टॉपिक था वो था हिंदू मैरिज के ऊपर। तो उस डिस्कशन में काफ़ी सारा ऐसा पॉइंट था जो मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ मुझे डिस्कस करना चाहिए। मुझे क्या वैदिक पर्सपेक्टिव है उसका, क्या रियल मतलब है वो बताना चाहिए। और बहुत दुख भी होता है कि इस तरह के टीचर, इतना हाईली क्वालिफाइड टीचर और जिसे हर लोग पसंद करता है, हर लोग जिसे बहुत ही बुद्धिमान टीचर मानता है, वो इस तरीके के सभ्यता संस्कृति के खिलाफ बात करे या फिर जो सभ्यता संस्कृति को गलत तरीका से पोर्ट्रे करे, गलत तरीका से वो व्याख्या करे, तो फिर कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि हाँ, ये क्या हो रहा है, क्या कल्चर के साथ क्या होगा जब ऐसे लोग इस तरीके से करेंगे। तो उनके जो वीडियो था, जो डिस्कशन था, उससे मैं 5 पॉइंट आज निकाल कर लाया हूँ, जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो के शुरुआत में ही वो उन्होंने सबसे पहला पॉइंट जो बोला कि जो कुछ धर्मांध लोग होते हैं, उन्हें कभी मतलब एकेडमिक पढ़ाई कभी नहीं किए, कभी एकेडमिक स्कूल कॉलेज में गए नहीं, तो उन्हें एकेडमिक नॉलेज नहीं है, जिसके कारण वो अ, उनको समझ नहीं पाते हैं या जब डिबेट भी होता है तो उनका लेवल, जो धर्मांध लोग हैं उनका लेवल बहुत नीचे होता है। जो इंटेलेक्चुअल हैं, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, जो एकेडमिक पढ़ाई किए हुए हैं, उन लोगों के थॉट और फिलॉसफी को नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिन्हें वो धर्मांध कह रहे हैं, वो धर्मांध नहीं, वो धर्मज्ञ लोग हैं। और पढ़ाई की बात करें तो जितना उन्होंने पढ़ाई किया है एकेडमिक कॉलेज में या स्कूल में, उससे केजी वाइज अगर तौल के बात किया जाए तो कई केजी ज़्यादा जो है वो हिंदू साहित्य और सभ्यता संस्कृति और जो भी नॉलेज है वो उन लोग गेन कर चुके हैं। तो वो धर्मांध तो नहीं है, वो धर्मज्ञ हैं। सही क्या है, गलत क्या है ये जानते हैं। बस अब तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे थॉट प्रोसेस को अगर वो इलॉजिकल प्रूफ कर रहे हैं, तो शायद लगता है कि उन्हें भी ये चीज़ को मान लेना चाहिए। क्योंकि उनका जो बेसिस है, जो थॉट प्रोसेस है, वो बीते हुए 10 साल, 12 साल, 100 साल, 200 साल, इतना साल का एक्सपीरियंस किया हुआ है। इतना साल के ड्यूरेशन में जो उन्हें सही गलत लग रहा है उसके हिसाब से। हमारा जो हिंदू कल्चर है वो हज़ारों हज़ार साल, लाखों साल पुराना हिस्ट्री को बताता है। और हमारा जो एरिया ऑफ एनालिसिस है वो बड़ा है। हम हज़ार साल, लाखों साल पुराना कल्चर है और इतने दिन के हिस्ट्री को हमने देखा है, सही गलत को परखा है और उसके बाद हमने एक सभ्यता संस्कृति जो है वो बनाया है। अपने पुस्तकों में, साहित्यों के माध्यम से हर चीज़ को एनालिसिस करके दिया है। तो हमारा एनालिसिस का जो ज़ोन है वो बड़ा है। तो हमारा जो ऑथेंटिसिटी है, जो हिंदू स्क्रिप्चर का जो ऑथेंटिसिटी है वो ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप एनालिसिस के बेसिस पे अगर आप देखना चाह रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं? आप यही तो देख रहे हैं ना कि 10 साल, 20 साल में क्या ऐसा रूल रेगुलेशन है जो सोसाइटी को ज़्यादा बेटर पोज़ीशन में लाकर खड़ा किया, लोग ज़्यादा अच्छे हुए, ज़्यादा जो है वो पीसफुल लोग रहने लगे। तो हमारा तो एक्सपीरियंस है, जो हिस्ट्री का जो हमारा हिस्ट्री है, वो तो काफ़ी वास्ट है ना। हमने तो ज़्यादा हिस्ट्री देखा है, हमारे पास तो ज़्यादा हिस्ट्री है। तो हम उन हिस्ट्री को एनालिसिस करके जो फिलॉसफी हमने जो दिया है, वो उसका ऑथेंटिसिटी ज़्यादा है। और आप उसको जब सोच नहीं पा रहे हैं या फिर सोच भी रहे हो तो फिर भी एक अपना जस्टिफिकेशन देना होता है, तो उसके कारण अगर कुछ बोल पा रहे हैं, तो फिर ये तो गलत ही है। दूसरा दूसरा पॉइंट जो
मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि उन्होंने बोला कि यहाँ का जो कल्चर है और जो न्यूज़ीलैंड, अमेरिका आदि का कल्चर है, वो दोनों डिफरेंट है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग प्रयास करके भी यहाँ के कल्चर को मतलब न्यूज़ीलैंड और अमेरिका जैसा नहीं बना सकते हैं। ये बात तो वो ठीक बोल रहे हैं, पर सवाल मेरा यही है कि वो यहाँ के कल्चर को हटा के वो न्यूज़ीलैंड और अमेरिका का कल्चर क्यों लाना चाह रहे हैं? वो अपना ही कल्चर को क्यों हटाना चाह रहे हैं? वो अपना ही कल्चर को क्यों हटाना चाह रहे हैं? कहीं दूसरे का, विदेशी का, उनका कल्चर वो क्यों लाना चाह रहे हैं? जबकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा कल्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेल प्रूफ्ड है, काफ़ी लंबे हिस्ट्री को एनालाइज़ करके और सेट किया गया है। फिर वो क्यों इस कल्चर को खराब कर रहे हैं? और जबकि जो जिसका बात कर रहे हैं न्यूज़ीलैंड, अमेरिका, वहाँ हमारा कल्चर को एप्रिशिएट किया जा रहा है। हमारा कल्चर को वो लोग एडॉप्ट कर रहे हैं। फिर भी इंडियन होते हुए भी और एक आधे इंटरव्यू में उन्होंने बोला भी है कि हाँ, हम भी हिंदू ही हैं। उसके बावजूद भी कल्चर के लेकर इतना द्वेष क्यों है? क्यों इसको वो हटाना चाहते हैं? मैं ये मानता हूँ कि समय के अनुसार कई चीज़ों में जो है वो ऐब आना शुरू हो जाता है। जैसे मान लें कि कोई किसान है, वो खेत में जब धान बोता है, तो कुछ समय बाद उसमें वीड्स जो खरपतवार है वो अपने आप जन्म ले लेते हैं। किसान जो है इंटेंशनली उस खरपतवार को नहीं बोता है। तो किसान करता क्या है कि जब समय आता है, जब डिटेक्ट करता है कि हाँ, ये खरपतवार है, ये हमारा धान है, धान रहने देता है, खरपतवार हटा के फेंक देता है। यस और नो? वो किसान ये नहीं कहता है कि हम पूरा खेत का ही हम सफाया कर देंगे, अब ये पूरा हटा के, अब धान हटा के सीधे गेहूँ लगा देंगे। ऐसा तो वो नहीं करता है ना, फिर आप ये क्यों कर रहे हैं? आप जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये गलत है, आप उसको डिटेक्ट कीजिए। शास्त्रों में देखिए कि उसका क्या जो है वो सॉल्यूशन दिया गया है, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, उससे लोगों को अवेयर कीजिए कि हाँ, ये ऐसा नहीं, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, ऐसा करो। आप उसको सीधा खारिज करके न्यूज़ीलैंड और अमेरिका क्यों बनाना चाह रहे हैं? इसमें तो आपके जो इंटेंशन है, उस पे डाउट होता है। और अगर इंटेंशन आपका यही है कि वेस्ट के कल्चर को यहाँ पे प्रतिस्थापित करना है, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि जो हिंदू लोग हैं, जो अपने कल्चर से, अपनी सभ्यता से, संस्कृति से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, उन्हें कुछ न कुछ डिसीज़न लेना चाहिए। उन्होंने जो हिंदू सोसाइटी है उसको बताते हुए 2 पॉइंट बताया कि 2 चीज़ मान लेना चाहिए कि हमारा सोसाइटी जो है वो रूढ़िवादी है और दूसरा कि पैट्रियार्कल है। अब रूढ़िवादी का वो क्या मतलब समझते हैं, ये तो नहीं पता है, पर वो अच्छे तरीके से उसका मीनिंग तो पोर्ट्रे नहीं कर रहे थे। रूढ़िवादी का मतलब अगर हम अपने अनुसार देखें, अपने जो हिंदू कल्चर के अनुसार देखें या जो डिक्शनरी कहता है उसके अनुसार भी देखें, जो हिंदी डिक्शनरी है, तो रूढ़िवादी का मतलब क्या होता है कि आप जान रहे हैं कि ये चीज़ सही है और अब आप उसको स्ट्रांगली जो है वो उसको फॉलो कर रहे हैं। यस और नो? तो ये हो गया कि रूढ़िवादी। अरे भाई, आप कुछ गलत चीज़ बता रहे हैं, हम उसको नहीं मान रहे हैं, तो हम रूढ़िवादी हो गए, गलत हो गए। क्यों भाई? जब हमको पता है कि हाँ, अभी सूर्य उगा हुआ है, अभी धूप है, इसका मतलब अभी दिन है। कोई मुझे समझाने का प्रयास कर रहा है कि नहीं, 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 अभी रात है। हम इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं, हमको पता है कि जब धूप उगा है तो दिन ही होता है, तो फिर ये रूढ़िवादी कैसे है? हमने जैसे पहले बताया कि हमारा कल्चर जो है वो बहुत पुराना है और बहुत वेल प्रूफ्ड है। काफ़ी हाइली स्कॉलर और काफ़ी जो है वो महाजन लोगों ने इसको कंपाइल किया है, डिराइव किया है और इसको दिया है ये सिस्टम को। तो फिर उसपे हमें जब स्ट्रॉन्ग फेथ है या फिर वो हमें पता है कि ये पूरी तरीक़ा से वेल प्रूफ है अगर लॉजिकल वे में भी सोचे तो फिर हम उसको ना मानते हुए आपकी बात को क्यों मानेंगे? ये मेरा पॉइंट है। हम क्यों आपकी बात को मानेंगे? तो इसमें गलत उनको क्या दिख रहा है? क्या ऐसा चीज़ है जो उनको गलत दिख रहा है? जब हम रूढ़िवादी हैं, जब वो गलत बोलते हैं। सिंपल सी बात है कि हमें पता है और अब तो साइंटिफिक एविडेंस से भी हमारा जो वेद का ऑथेंटिसिटी है और वहाँ उसका फिलॉसफी हर चीज़ें अब जो है वो प्रूफ हो रहा है। फिर भी
जो इतने बड़े इंटेलेक्चुअल है उनको ये चीज से प्रॉब्लम क्यों है? जब हमको पता है, सिंपल सी बात है, जब हमको पता है कि ये चीज बेटर है, ये चीज ही बेस्ट है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, कोई समझाने का प्रयास कर रहा है और हम उसके बाद से कन्विंस नहीं है, तो फिर हम गलत कैसे हो गए भाई? भाई सेकुलर का मतलब ये तो नहीं हो गया ना कि हाँ हम जो सेकुलर है सबको हमको इंगेज रखना है, तो चलो वो गलत भी बोल रहा है तो उसको हम मान लेते हैं। जो सही है सही है, गलत तो कहना ही पड़ेगा। तो फिर इसमें रूढ़िवादी होने में प्रॉब्लम क्या है? ये चीज लगता है कि विकास दुबे के सर को इस पे विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए और जो हमारे आचार्य हैं उन लोगों का बुक पढ़ना चाहिए रेदर देन कि वो वेस्टर्न फिलोसफर और लेफ्टिस्ट टॉपिक का बुक पढ़े। एक बार हमारे जो आचार्य हैं उनका पुस्तक भी जरूर पढ़े, शायद वो इन चीजों का मतलब समझ पाएंगे। दूसरा जैसे मैंने बताया पैट्रियार्कल, पैट्रियार्कल का मतलब क्या होता है? पैट्रियार्कल का मतलब होता है पुरुष प्रधान, पुरुष प्रभुत्व नहीं होता है, मेल लीडिंग मेल होता है, नहीं कि मेल डोमिनेटिंग होता है, मेल लीडिंग होता है कि लीड जो है वो मेल करेगा। मतलब जो डिसीजन लिया जाएगा वो सभी के सहमति से होगा, जो भी डिसीजन होगा उसमें सबका भागीदारी होगा, सब लोग उस डिसीजन में पार्टिसिपेट करेगा। जस्ट कि जब उसको लीड करने का बारी आएगा, जब आगे उसको बताने का बारी आएगा तो उसमें जो है वो मेल को लीडिंग दिया हुआ है। जैसे मान लो कि एक हमारा कंट्री है, तो हमारा जब विचार कंट्री का विचार रखने जाना होता है तो पूरा कंट्री मैन तो नहीं जाते हैं ना। हमने एक प्रधानमंत्री चुन के रखा है, वो हम ही लोगों में से कोई एक है और वो हमारा जो विचार है, हमारा जो प्रस्ताव है उसको वो रखता है। हमने एक लीड दिया तो है किसी को, यस और नो? जिसमें वो बेटर तरीके से लीड कर सके और उसको उस चीज़ का ट्रेनिंग मिलता है। तो वही चीज़ तो वहाँ पे भी था ना। वो मेल जो है वो अपना डोमिनेंस नहीं वो रखते थे या फिर वो ये नहीं कहते थे कि मैं जो कह रहा हूँ वही होगा, जो कर रहा हूँ वही सही है। जो डिसीजन होता था वो सब उसमें पार्टिसिपेट करते थे। जस्ट कि अब लीड करने का बारी आया तो लीड उनको दिया गया। और इससे होता क्या था कि चूंकि वो जो ऑन ग्राउंड है वो उससे थोड़ा वो जो फीमेल है वो दूर होते थे, तो चीजों को जैसा है ना कि जो प्रॉब्लम में पड़ा हुआ है वो बेटर डिसीजन नहीं ले पाता है, पर जो प्रॉब्लम से बाहर है वो ज्यादा बेहतर तरीका से उसको देख पाता है, तो वो ज्यादा बेटर डिसीजन देने का भी प्रोबेबिलिटी उसका बढ़ जाता था, ज्यादा एक्यूरेट डिसीजन होता था। तो ऐसा नहीं था उसमें। तो इन ये शब्द का भी पहला चीज तो रूढ़िवादी पैट्रियार्कल, एक हिंदी एक इंग्लिश दोनों मिक्स करके लैंग्वेज के फर्क के कारण कई चीजों का मीनिंग बदल भी जाता है, लेकिन फिर भी अगर डिक्शनरी का भी लेके चले रूढ़िवादी शब्द का हो चाहे पैट्रियार्कल का हो, तो उसमें यही है। पैट्रियार्कल का मतलब पुरुष प्रधान, पुरुष प्रभुत्व नहीं होता है। प्रधान का मतलब क्या होगा कि उसको लीड दिया गया है। जैसे प्रधानमंत्री वो प्रधान सेवक है, वो हम ही लोगों में से एक है, बस उसे प्रधान चुना गया है ताकि वो लीड करेगा आगे। तो वही चीज वहां पे भी था। चौथा जो पॉइंट उन्होंने बोला, बोला कि संस्कार के बारे में, और जो हमारा 16 संस्कार है उसमें कमेंट करते हुए उन्होंने बोला, मजाक उड़ाते हुए या परिहास करते हुए बोला कि 15वां संस्कार जो है वो विवाह संस्कार है, और विवाह संस्कार के बाद फिर सीधा जो है वो अंत्येष्टि है, मर जाता है तो उसका विदाह संस्कार है, बीच में कोई संस्कार नहीं है। तो सबसे पहले विकास दिव्या कीर्ति सर को ये बताना मैं चाहूंगा कि जो 15वां संस्कार जो विवाह संस्कार है उससे पहले जो है वो स्टूडेंट लाइफ होता है, ब्रह्मचर्य जिसको हम लोग वेद के भाषा में बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य होता है, वो स्टूडेंट लाइफ है। उसमें लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है, हर एस्पेक्ट में हर चीज़ों का नॉलेज दिया जाता है। तो अब उनसे ये मैं पूछूंगा कि जब वो अपने स्टूडेंट लाइफ में थे, हर साल एग्जाम देना रहता होगा और बीच में भी कभी स्कूल का एग्जाम, कोचिंग का एग्जाम आदि देते रहते होंगे। क्या आज भी हर साल एग्जाम देते हैं? नहीं देते हैं भाई, वो स्टूडेंट लाइफ था। वहां तक विवाह संस्कार से जस्ट पहले स्टूडेंट लाइफ है वो, तो उसमें अलग 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 सिस्टम वाइज जो है वो संस्कार वाइज जो है वो उसमें उनको उसको नॉलेज दिया जाता था, उसको ट्रेनिंग दिया जाता था ताकि वो उसका नॉरिशमेंट बेटर तरीका से हो सके, उसका इथॉस जो है वो मजबूत हो, कल्चर को बेटर तरीका से समझ पाए, उनके जैसा नहीं समझे, अलग तरीके से पोर्ट्रे नहीं करे। तो इसलिए जो है वो जो पहले संस्कार था, 15 से पहले जो संस्कार था, और
जब एक बार वो 15वां संस्कार जो विवाह संस्कार है, तो उसके बाद वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है और फिर वो लास्ट लास्ट तक जो है वो अपना गृहस्थ जीवन का जो है वो निर्वाह करता है। और उसके बाद क्या है कि वर्णाश्रम सिस्टम के अनुसार चलता है, तो ब्रह्मचारी स्टूडेंट लाइफ से गृहस्थ ज्वाइन करता है, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास की तरफ बढ़ता है। ये कल्चर था। लास्ट पॉइंट जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, उन्होंने वो बोला हिंदू मैरिज सिस्टम के बारे में, विवाह संस्कार के बारे में। ये एक संस्कार है और ये एक संस्कार है और इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। इसी कारण इसमें जो है तलाक का व्यवस्था नहीं था और 1954-55 के आसपास में हिंदू मैरिज एक्ट आया और बहुत ही होनहार और बहुत ही मेहनती नेता जवाहरलाल नेहरू की कठिन मेहनत के बाद जो है वो हिंदू मैरिज सिस्टम में भी तलाक का प्रावधान लाया गया। उनका ऐसा मानना था। सबसे पहले कि विवाह संस्कार के बारे में समझना बहुत जरूरी है। विवाह संस्कार, वो संस्कार का क्या मतलब हो गया कि उन्हें दोनों लोगों को अलग नहीं होना चाहिए, इसलिए उसमें तलाक का व्यवस्था था। जब ये बोल रहे हैं कि ये चीज ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है कि वो उसके बेटरमेंट के लिए कहा जा रहा है। ये सुनो, जैसे मान लीजिए कि हम ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट को नशा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये हम नहीं कह रहे हैं कि उसको नशा से हम रोक रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि उसके फायदे के लिए है कि वो नशा ना करे। यस और नो, वो उसके फायदे के लिए है। और दूसरा चीज क्या था कि जो हिंदू मैरिज में जो विवाह का संबंध है, जो उसके पीछे फिलॉसफी है, वो चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रामभद्राचार्य ने एक बार बताया कि पत्नी का मतलब क्या होता है। उन्हें बताया कि पत्नी का मतलब है कि जो पत्नी का जो मूल शब्द है वो पतन है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो पति को पतन से बचा ले, गिरने से बचा ले, बर्बाद होने से बचा ले, वो पत्नी है। अब सोचो तो, एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल पोजीशन उसको दिया जा रहा है, एक ऐसा इतना बड़ा जिम्मेवारी दिया जा रहा है उसको उसको जो वो उसका जो पार्टनर है, जो उस घर को लीड कर रहा है, जो प्रधान है उसका, और उसको हेल्प करने के लिए, उसको पतन से बचाने के लिए उसको जब डेजिग्नेट किया जा रहा है विवाह संस्कार के माध्यम से, तो फिर उसको ऐसे कोई कैजुअल पोजीशन तो नहीं दिया जाएगा ना कि हाँ अभी है, फिर जब मन करे अपना तलाक दो, कोर्ट में जाओ, फिर हटो। भाई उसमें फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा कैसे? एक दूसरे को लेकर रिस्पॉन्सिबल लोग होगा कैसे? जब विवाह संस्कार होता था तो पत्नी को भी उसका जो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या डूज एंड डोंट्स है, उस बताया जाता था, और जो पति है उसको भी क्या डूज एंड डोंट्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बताया जाता था। तो वो जस्ट कि एक ऐसे ही कोई सिस्टम नहीं था कि हाँ जस्ट विवाह कराए, दोनों एक दूसरे को यूज कर रहे हैं, जब मन भर गया दोनों हट गए। नहीं, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी था, उसके पीछे इथॉस था, उसका पर्पस था। तो ये चीज को जब तक कोई नहीं समझेगा, तो सिर्फ ये कह देना कि हाँ उसमें तलाक का व्यवस्था है तो वो अच्छा है, इसमें तलाक का व्यवस्था नहीं, अच्छा नहीं है। अरे ऐसे नहीं होता है। कितना बेहतर पोजीशन दिया जाता है उसमें, कितना बेहतर पोजीशन है वो, इसको डिमीन नहीं कर सकते तलाक के सिस्टम डाल के। तलाक का सिस्टम एक तरीके से मतलब वो इंसल्ट ही है, वो इंसल्ट है। तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। आई होप इन सारों पॉइंटों को मैं काफी बेहतर तरीका से समझा पाया हूँ। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय। विद्वानों ने पत्नी की व्याख्या की, पतना त्रायते यस्मात् तस्मात् पत्नी तुदीयते। जो अपने पति को पतन से बचा लेती है उसे पत्नी कहते हैं।